हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो मौर्य वंश में ही अगली वीडियो है, दूसरा पार्ट है। आप सभी को पता है कि पहले पार्ट में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में किस प्रकार से स्थापना हुई थी ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है वो मगध के अंतर्गत आता था। ये चौथा साम्राज्य था। इससे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। इस पर हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। और सबसे पहली वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर के और मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध में। उसके बाद में बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी तरह से हम पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का राजा बनता है, राजगद्दी पर बैठता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चंद्रगुप्त की वीडियो नहीं पढ़ी है तो मैं आज के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्रम के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो सही प्रकार से समझ में आते हुए हमारी हिस्ट्री चलेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था वो 298 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में मौर्य वंश का वो बनता है, राजगद्दी पर बैठता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने 298 ईसा पूर्व में जाकर के श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में है, वहां जाकर के संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। और उनकी मृत्यु के पश्चात, प्राण त्यागने के पश्चात जो है बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध या मौर्य वंश का राजा बनता है और वो 273 ईसा पूर्व तक वहां शासन करता है। बिंदुसार के बारे में बहुत से क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि बिंदुसार के अन्य नाम भी हैं, जिस प्रकार से ये लिखे हुए हैं। बिंदुसार को सीमसेन, बिंदुपाल, मद्रसार और सिंहसेन के नामों से भी इसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सीमसेन है वो राजवली कथाओं के अनुसार बिंदुसार का नाम है सीमसेन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमसेन नाम जो है वो किसके अनुसार है, तो राजवली कथाओं के अनुसार है। उसके बाद अगर बिंदुपाल की बात करें तो बिंदुपाल जो नाम है वो चीन साहित्यकार जो है, चीन साहित्यकारों ने बिंदुसार का नाम बिंदुपाल रखा है। उसके बाद मद्रसार जो है वो वायु पुराण के अनुसार है और सिंहसेन जो है वो जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को कहा गया है। जो लास्ट का नाम है सिंहसेन, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में शासक बनता है। उसके नाम भी है सीमसेन, बिंदुपाल, मद्रसार और सिंहसेन। ये सारे के सारे बिंदुसार के ही नाम हैं। लेकिन एक बात और भी है, जो बिंदुसार हुआ है वो अमित्र घात के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहा है। अमित्र घात का अर्थ क्या है? अमित्र घात, अमित्र के जो मित्र नहीं है, घात के जो मित्र नहीं है, जो शत्रु है, उन शत्रुओं का विनाश करने वाला ही अमित्र घात कहलाता है। तो बिंदुसार का एक अन्य नाम अमित्र घात भी है, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा भारत को एकीकृत किया था, अब उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य था वो बिंदुसार का था। वो बिंदुसार ने इसी प्रकार से किया। बिंदुसार ने अपने जो मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद का विस्तार किया और बिंदुसार की मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे। 500 सदस्यों की इसकी मंत्री परिषद थी और मंत्री परिषद का जो प्रधान था उसका नाम था खल्लाटक। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसने जब अपने मंत्री परिषद का विस्तार किया, विस्तार करना भी जरूरी था। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब आपको पता है कि आपका साम्राज्य उधर अफगानिस्तान सीमा से लेकर के यहाँ हमारे बंगाल तक फैला है, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटका तक फैला, तो इतने बड़े साम्राज्य को देख रेख के लिए कुछ मंत्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी क्रम में इसने अपने कुछ मंत्री परिषद में विस्तार भी किया था। तो 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी, जिसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, जिसके हम प्रधान की अगर हम बात करें, तो ये खल्लाटक जो थे वो इस मंत्री परिषद के मुख्य थे या प्रधान थे। उसके बाद बात करते हैं जो बिंदुसार जो था, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन बहुत की पॉइंट से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि बिंदुसार के समय में एक प्रमुख घटना हुई थी। जो तक्षशिला का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बार बार विद्रोह हो रहे थे और वो विद्रोह इस प्रकार से बढ़ने लगे थे कि वो राजा की शक्ति को या प्रशासन को भी चुनौतियां देने लगे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि तक्षशिला में कुछ विद्रोह होने लगे, तक्षशिला क्षेत्र में, और ये विद्रोह इतने आक्रामक होने लगे थे कि ये शासन को चुनौतियां देने लगे थे। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए
बिंदुसार ने अपने पुत्रों में से सबसे पहले सुसीम को भेजा और सुसीम जो था वो वहां पर जाकर के असफल रहा कि पूरी तरह से उन विद्रोहों को दबा नहीं सका, वो असफल रहा। और सुसीम के बाद बिंदुसार अपने अगले पुत्र अशोक को इन विद्रोहों को दबाने के लिए तक्षशिला भेजता है। अशोक जो था वो उस समय अवंती का राज्यपाल था। अवंती वर्तमान में उज्जैन कहलाता है। अवंती के राज्यपाल अशोक को तक्षशिला भेजा गया ताकि वो जाकर के तक्षशिला में उन सभी विद्रोहों को दबा सके। और अशोक जो था उसने उन विद्रोहों को पूरी तरह से दबा दिया। और जैसे ही अशोक ने उन विद्रोहों को दबाया तो वहीं से ये प्रमाणित हो गया था कि जो अगला शासक जो बनेगा या जो राजा जो बनेगा उसकी सबसे ज्यादा जो क्वालिटीज हैं वो अशोक में है कि अशोक ने उन विद्रोहों को दबा करके ये अपना उत्तराधिकारी होने का पूरी तरह से प्रमाण दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अशोक की यहीं से साम्राज्य की जो परख थी वो आ गई थी। उसके बाद एक और नई बात आती है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये सब क्वेश्चंस कि उस समय सीरिया का जो शासक था वो था एंटियोकस। एंटियोकस जो था वो उस समय सीरिया का शासक था और एंटियोकस के पास बिंदुसार ने पत्र लिखा था और पत्र लिख करके 3 चीजों की उसने मांग करी थी। तो 3 चीजें कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो थी अंगूरी या मीठी शराब। तो जो सीरिया के राजकुमार या शासक एंटियोकस के पास बिंदुसार ने पत्र लिखा था, उस पत्र में बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की थी। सबसे पहली बात करते हैं अंगूरी या मीठी शराब की, दूसरी थी सूखी अंजीर की और तीसरा इसने एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक जो था उसकी मांग की थी। तो जो सीरिया का शासक था उसने मीठी शराब भी भेज दी और उसने सूखी अंजीर भी भेज दी, लेकिन उसने उस समय किसी भी दार्शनिक को नहीं भेजा। उसने ये कहा, एंटियोकस जो सीरिया का शासक था उसने ये कहा कि हमारे यहाँ किसी भी दार्शनिक को भेजने की परंपरा नहीं है। लेकिन सीरिया के शासक को पता था कि बिंदुसार के पास इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य है, तो उसने कुछ समय पश्चात एक दार्शनिक भी बिंदुसार के दरबार में भेजा जिसका नाम क्या था? डायमेकस। तो डायमेकस जो था ये एक दार्शनिक था जो कि मगध या मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के पास किसने भेजा था? एंटियोकस ने भेजा था जो कि सीरिया का शासक था। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि डायमेकस को तो भेजा था एंटियोकस ने जो कि सीरिया का शासक था, लेकिन उसके बाद मिस्र का भी शासक था जिसका नाम प्रसिद्ध है फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस कहते हैं या फिर कुछ किताबों में उसे टोलमी द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जो कि मिस्र का शासक था। तो मिस्र के शासक ने भी एक डायनोसियस नाम का राजदूत जो था वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला होता है डायनोसियस को भेजा था फिलाडेल्फस ने या टोलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में, और एक होता है डायमेकस एक दार्शनिक था जिसको बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था? एंटियोकस ने। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी मेगास्थनीज आया था जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो ये यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध विद्वान था जिसका नाम था तारानाथ। तारानाथ ने ये कहा था कि 2 समुद्रों की भूमि को जीतने वाला जो है वो कौन है? बिंदुसार। जिस प्रकार से 2 समुद्र हैं, उन 2 समुद्रों के बीच का जो पूरा क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को जीतने वाला कौन है? बिंदुसार। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि तारानाथ जो था वो बौद्ध विद्वान था। उसने बिंदुसार के बारे में ये कहा था कि बिंदुसार जो है वो 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला है। और एक बात और भी कही थी, उसने ये कहा था कि बिंदुसार है वो 16 राज्यों का विजेता है। तो ये दोनों की दोनों बातें किसने कही थी? ये दोनों के दोनों बातें बिंदुसार के बारे में बौद्ध विद्वान तारानाथ ने कही थी। इसके पश्चात बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा बिंदुसार का चैप्टर था जो कि हमने पूरा पढ़ा है, और ये 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और बिंदुसार का चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो की क्वेश्चंस थे, जो आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, वो सब हमने कवर किए हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मौर्य वंश की राजगद्दी पर बैठता है। तो ध्यान रखिएगा 273 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है बिंदुसार की,
और अशोक जो था वो कब बैठता है राजगद्दी पर, वो बैठता है 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व में अशोक जो था वो अब मौर्य वंश की राजगद्दी पर बैठता है। तो एक बात यहां से आप लोगों को दिमाग में आनी चाहिए कि जब बिंदुसार की मृत्यु 273 में हुई थी तो 269 या 269 में अशोक राजगद्दी पर बैठा, तो बीच का जो 4 वर्ष का समय था वह उस समय क्या हुआ, ये बात भी जानने लायक है। तो ये जो 4 वर्ष थे, इस 4 वर्षों के दौरान मौर्य वंश में गृह युद्ध हुए थे। गृह युद्ध का अर्थ क्या है? गृह युद्ध का ये अर्थ है कि उस समय अशोक के 99 भाई और थे, अर्थात अशोक के कुल 100 भाई थे अशोक, उसके बाद अशोक के अलावा 99 भाई थे। अब ये सभी के सभी राजा बनने के लिए जिद करने लगे और गृह युद्ध शुरू हो गया। तो इन गृह युद्धों में ऐसा कहा जाता है कि अवंती का जो राज्यपाल था अशोक, उस अशोक ने इन गृह युद्धों में विजय प्राप्त की। और शुरुआत में बौद्ध ग्रंथों ने यह कहा है कि शुरुआत में जो अशोक महान है वो अशोक जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था और क्रूरता को देखते हुए उसने अपने 99 भाइयों का भी वध कर दिया था। तो ये बातें आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। और ये सिंघली अनुश्रुति एक नाम आता है, एक अनुश्रुति है सिंघली। सिंघली अनुश्रुति ने यह कहा है कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने गृह युद्धों के दौरान अपने 99 भाइयों का वध किया और वध करने के पश्चात 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य वंश के राजगद्दी पर बैठता है या उस समय राजा बनता है। और अशोक के अगर बात करें अशोक के बारे में, तो अशोक की माता का नाम जो था वो था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी अशोक की माता थी। और जिस प्रकार से बिंदुसार के कुछ नाम प्रसिद्ध थे, इसी प्रकार से अशोक के भी 1-2 नाम प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि अशोक नाम जो है वो मास्की गुर्जरा अभिलेखों के अनुसार उनका नाम अशोक है। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा है, लेकिन एक और भी नाम इसका बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है देवानामप्रिय। तो अशोक का इसके साथ साथ देवानामप्रिय नाम भी प्रसिद्ध है, देवानामप्रिय। तो ये नाम भी अशोक का प्रसिद्ध है। लेकिन एक बात यहां से आपने और भी समझनी है कि जब एग्जामिनर एग्जाम में डीपली क्वेश्चन देगा तो वो ये भी पूछ सकता है कि देवानामप्रिय जो नाम है वो अशोक के अलावा किसका था। तो देवानामप्रिय जो नाम है वो अशोक के ही साथ साथ उस समय सिंघल नरेश था। सिंघल नरेश का नाम था तिस्सा। तो सिंघल नरेश तिस्सा जो था वो अशोक का समकालीन था और इसी समय तिस्सा ने भी एक देवानामप्रिय की उपाधि स्वयं को प्रदान की थी। तो देवानामप्रिय अशोक का भी था और तिस्सा का भी था। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अशोक के समय में कुछ प्रमुख बातें हुई थी, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं कलिंग आक्रमण। जैसे ही अशोक 269 में राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है, उसके पश्चात 8 वर्ष पूरे करने के बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग जो है वो वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र है और उस क्षेत्र पर अशोक 261 ईसा पूर्व में युद्ध करता है। और उस समय कलिंग के जो राजा थे उनका नाम है नंदराज। नंदराज थे जो कि बहुत ही भीषण आक्रमण हुआ और इसमें लाखों लोग मारे गए थे। और ऐसा इस युद्ध में अशोक जीत गया था, नंदराज हार गया था। और जब इस युद्ध के पश्चात अशोक युद्ध भूमि में जाकर के देखता है तो लाखों लोग मरे पड़े थे, लाखों लोग विलाप कर रही थी, महिलाएं या लोग जो थे। ऐसे दुर्दृश्य को देखने के पश्चात अशोक ने घोषणा की कि मैं अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध ना करने की घोषणा कब करी थी, एग्जाम में पूछते हैं। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उसके पश्चात अशोक ने घोषणा की थी कि मैं अब युद्ध नीति छोड़ करके धम्म नीति को अपना लूंगा। धम्म एक ऐसा धर्म की स्थापना की थी जिसके अनुसार अशोक ने अनेक नियमों का पालन बनाए थे और उनका पालन करने के लिए कहा था। तो धम्म के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अशोक ने कब घोषणा की कि वो अब अन्य युद्ध नहीं करेगा। तो कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध कब होता है, 261 में होता है, अशोक के राजा बनने के 8 वर्ष पश्चात होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां से ये सब
बातें निकल के आते हैं। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि कलिंग युद्ध की या युद्ध ना करने की घोषणा और धम्म नीति की घोषणा जो करता है वो उस बात का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है। तो ये अशोक द्वारा निर्मित 13वें शिलालेख में इन बातों का सबका वर्णन किया गया है कि अशोक ने अब युद्ध छोड़ करके, युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति अपनाई थी। तो ये सारी बातें 13वें शिलालेख में अंकित की गई है। उसके बाद इस युद्ध के पश्चात अशोक जो है वो एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के साथ मिलकर के चला जाता है, उपगुप्त के साथ, और उपगुप्त के साथ जाकर के ही बौद्ध धर्म के दीक्षा प्राप्त करता है, बौद्ध धर्म की अनुयायी बन जाता है। और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के पश्चात अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, बौद्ध धर्म के बारे में अनेक लोगों को जागरूक करता है, अनेक शिलालेखों का निर्माण कराता है, मांसाहार को बंद करता है, धार्मिक यात्राएं करता है, जिस कारण से लोग उनको देख करके धर्म की ओर प्रेरित हो, युद्ध को छोड़ करके वे सभी लोग, जनता जो उसके साम्राज्य में है, वे सभी धर्म की ओर प्रेरित हो। इस प्रकार से अशोक कार्य करता है और मांसाहार को बिल्कुल बंद करा देता है, शिलालेखों का निर्माण कराता है, स्तूपों का निर्माण कराता है, और विद्वानों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया है। तो ये हमने बात पढ़ी है इसके बारे में। उसके बाद अशोक के बारे में और भी बातें करें तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के पश्चात एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछते हैं कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अशोक का पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ताकि वो श्रीलंका में जाकर के भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। उसके बाद जो अभिलेखों की बात हुई है तो अनेक अभिलेखों का निर्माण कराया, स्तूपों का निर्माण कराया। तो इसी क्रम में जो सबसे बड़ा अभिलेख आता है वो अशोक द्वारा निर्मित 7वां अभिलेख आता है। और अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो रिम्मी देई स्तंभ जो था वो सबसे छोटा था। तो ध्यान रखिएगा 7वां अभिलेख सबसे बड़ा था। 13वें शिलालेख में ये वर्णन किया गया है कि अशोक ने युद्ध ना करने की घोषणा की, धम्म नीति अपनाई, और रुम्मी देई स्तंभ जो है ये सबसे छोटा स्तंभ है। तो ये बातें आप लोगों ने जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक की क्वेश्चन और भी आता है कि अशोक ने जितने भी स्तंभ का निर्माण कराया था उन स्तंभों की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो सबसे पहले 1750 में तीफ थैलर नाम के विद्वान ने, इतिहासकार ने, पुरातत्व सर्वेक्षणकारी था, उसने अशोक के स्तंभों का पता लगाया था। लेकिन जो लिपि थी उस लिपि को 1837 में सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये बात बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1750 में स्तंभों का पता लगाया गया था, किसके द्वारा? टीफ थैलर के द्वारा। और सबसे पहले जो शिलालेख थे उनकी लिपि जो उन पे अंकित होती थी लिपि, उस लिपि को पढ़ा था 1837 में सबसे पहले किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये सब बातें उसके बाद आती हैं। और इसी क्रम में 322 ईसा पूर्व में जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य की, वो 185 बीसी में समाप्त हो जाता है। अर्थात 137 वर्षों तक एक लंबा कार्यकाल जो था वो मौर्य वंश का चला था। इसके अनुसार अनेक राजा हुए थे जिनमें हमने मुख्य राजाओं के बारे में बात कर ली। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, उसके बाद बिंदुसार की बात की, उसके बाद हमने अशोक की बात की। ये उसके मुख्य राजा थे जिनके बारे में बात की है। अब और भी शासक आते हैं जो राज करते हैं, लेकिन वो कुछ कम समय के लिए राज करते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है और उनके बारे में जो था इतिहास में कम ही बताया गया है। और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 10 राजा हुए थे, लेकिन वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश जो था इसमें 9 राजा हुए हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वायु पुराण के अनुसार कितने राजा हुए हैं तो 9 राजा हुए मौर्य साम्राज्य में। और अगर भागवत पुराण पूछा जाए तो उसमें उसके अनुसार 10 राजा हुए हैं। अंतिम शासक की बात करें मौर्य साम्राज्य की तो अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है जिसकी मृत्यु 185 ईस्वी पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में जिसके मृत्यु उसी के सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ
जिसकी मृत्यु 185 ईसा पूर्व में उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है और मौर्य वंश के स्थान पर नए साम्राज्य की नींव रखी जाती है जिसका नाम क्या था, शुंग वंश। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारियां पढ़ी है, मौर्य वंश के बारे में पूरी जानकारियां पढ़ ली है इन 2 वीडियोस में। सबसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। उसके पश्चात आज की वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे उन सब के बारे में पढ़ा और ये पतन हुआ ये पढ़ा है। लेकिन वीडियो दोनों लंबी हो गई है कुछ, इसलिए मैं एक वीडियो अशोक या जो मौर्य वंश था इसके प्रशासन के बारे में, इसके राजनीति के बारे में, इसके व्यापार के बारे में, इसके वाणिज्य के बारे में, इसकी कला के बारे में, ये सब वीडियो मैं एक और वीडियो डालूंगा, तो आप लोग वो भी पढ़िएगा। और बहुत दिनों से हमने क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं पढ़ी है, तो फिर उसके बाद में इन सभी के क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आएगी। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और पसंद आए तो आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को। तो आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।